हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसद के बारे में। तो देर किस बात की, पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन का उद्भव ब्रिटेन में हुआ, इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसद की माँ, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है जो सैकड़ों वर्षों के काल में ब्रिटेन में विकसित हुई। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर पर आधारित है, जहाँ पर ब्रिटेन की संसद स्थित है। इसलिए वेस्टमिंस्टर का अर्थ है कि सरकार का स्वरूप संसदीय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 550। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से 20 सदस्य हो सकते हैं। किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से एवं 13 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। दोस्तों, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुआ। इसका प्रथम सत्र 13 मई 1952। दोस्तों, राज्यसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ। वर्ष 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते को संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। इसका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान के भाग 5 व अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह संघ एवं राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। दोस्तों, हमारा सही जवाब है लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए लेखा परीक्षा संबंधी प्रतिवेदनों की जांच लोक लेखा समिति करती है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है तथा इसका गठन 1921 में 1921 में इसका गठन किया गया। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा का। दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अवलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहते हैं। दोस्तों, हमारा सही जवाब है स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के अवलंबनीय विषयों पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति तथा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है।
जिसके तहत सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाती है। इस प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट सचिव। दोस्तों, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 75(1) का के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बर्खास्त करना। दोस्तों, बर्खास्त करना भारत की संसदीय शब्दावली से संबंधित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें निम्न विशेष सम्मिलित हो, जैसे किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन, और दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने, भारत की संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि पर किसी व्यय को भारित करना आदि। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा लोकसभा के सदस्यों से। दोस्तों, प्राक्कलन समिति एक स्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह समिति सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का गहन परीक्षण करती है तथा आवश्यक उपचारात्मक आर्थिक उपाय एवं प्रशासनिक सुधारों से संबंधित सुझाव देती है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होना चाहिए। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। दोस्तों, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि सत्ता पक्ष की होती है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल होता है। विपक्ष का दर्जा उस पार्टी या दल को दिया जाता है जिसकी सदस्य संख्या उस सदन के 1/10वां भाग के बराबर होनी चाहिए। लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक पर विचार करने और मतदान करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। वर्ष 1967 से यह परंपरा रही है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन भी कहा जाता है क्योंकि इन समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन भी कभी कभी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कार्य करती है और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि धन उसी मद में खर्च हुआ है जिसके लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, भारत की संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का उपसभापति किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसको चुना जाता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 में हुआ था। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष वर्ष 1921 में फ्रेडरिक वाइट थे। अगला प्रश्न है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? दोस्तों, उसे कहते हैं तदर्थ समिति। दोस्तों, संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ समिति कहते हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं। पहली है परवर या संयुक्त परवर समिति। इसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। और दूसरी है जांच समिति। इसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच के लिए किया जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट घोटाला तथा बोफोर्स तोप आदि। जब इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती हैं तथा तत्पश्चात इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। दोस्तों, कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार की अनुदान की मांगों में कटौती के उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है नीतिगत कटौती, दूसरी है आर्थिक कटौती और तीसरी है सांकेतिक कटौती। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो सही जवाब होगा 1/10वां भाग। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगी, अर्थात राज्यसभा में 25 एवं लोकसभा में 55 होगी। यदि किसी भी सदन में अपेक्षित गणपूर्ति नहीं है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगित कर सकता है। यह अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 249। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर विधि बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताएं। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। दोस्तों, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम लोकसभा एवं विधानसभा हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है तथा यह केंद्र एवं राज्यों दोनों पर समान रूप से लागू होती है। मंत्रिपरिषद केंद्र में लोकसभा के एवं राज्यों में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इन सदनों का कार्यकाल इनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति होते ही लोकसभा एवं विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, जबकि राज्यसभा एवं विधान परिषद स्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? तो दोस्तों, 2 बार बैठकें इनकी आवश्यक हैं संसद की, 2 बार। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। भारत की संसदीय परंपरा में 1 वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जो निम्नवत हैं: बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा हमारा संसद। दोस्तों, भारत में संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। विनियोग विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 114(1) में किया गया है। इसके अनुसार भारत की संचित निधि से कोई धन संसद द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाता है, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगें तथा संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है,
करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा भारत की संचित निधि में। दोस्तों भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। आकस्मिकता निधि एवं राज्यों के लिए धन के आवंटन के अतिरिक्त भारत सरकार का राजस्व या उसके द्वारा लिए गए करों आदि से जो भी धन प्राप्त होगा उससे एक संचित निधि बनेगी, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित करने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशों यदि कोई हो तो लोकसभा को लौटा देती है। लोकसभा राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भत्ते, वेतन एवं भत्ते, जबकि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश के साथ संधि या करार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या निकाय में किए गए किसी संधि या करार के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी विधि बना सकती है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो सही जवाब होगा भारत की। दोस्तों संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1952 में। दोस्तों लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। इसमें 489 स्थानों के लिए चुनाव हुए। जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से ही किसी एक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और उसके पश्चात स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत की संसद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई हैं, आप वहां से सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।